अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेडिकल वर्ल्ड। तो आज का जो लेक्चर है हमारा जो चीज़ें रहती थी यानी यानी कि क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है, उसके डायग्नोसिस और उसकी कॉम्प्लिकेशन जो रहती है, तो वो आज हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो सबसे पहले मायोकार्डियल इंफार्क्शन की जो क्लिनिकल फीचर है उसमें ये है कि इसमें क्रशिंग स्टर्नम की ब्लो ना पेन होती है या प्रिकॉर्डियल दिल के ऊपर ही दर्द होती है। इसमें भी ये रेडिएट हो जाती है फिर बैक नेक पर, ठीक है। और इसके बाद ये बहुत सीवियर पेन होती है, ठीक है। इसमें बंदे को ऐसा फील होता है कि वो बस मरने ही वाला है, ठीक है। और उसके बाद जो इसका ये दूसरा ये जो डिफरेंशियल डायग्नोज है हमारा एंजाइनस में, ये है कि एंजाइना की जो पेन है, ठीक है, वो रेस्टिंग से रिलीव हो जाती है। नाइट्रोग्लाइसरीन ले तो उससे उससे फ़र्क, उसकी पेन कम हो जाती है और वो ज़्यादा देर तक नहीं, 30 से 1 घंटे तक वो पेन रहती है। लेकिन इससे ऐसा नहीं होता, आप रेस्ट पे भी चले जाओ तो आपको पेन आपकी रिलीफ नहीं होगी, ठीक है, ना ही नाइट्रोग्लाइसरीन का कोई फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा उन्होंने कुछ ये बताया कि अक्सर जो डायबिटिक्स के पेशेंट उनमें तो ये पता ही नहीं होता कि उनमें गुजरे, तो उनकी न्यूरोपैथी शुरू हो चुकी होती है, जिसकी वजह से उनको पेन का एहसास ही नहीं होता है। थर्ड, उन्होंने इसकी पल्स के बारे में बताया कि जो पल्स होती है वो थोड़ी सी जनरली रैपिड और वीक होती है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ इसके सिम्टम्स और बताए हैं हमें, वजह से स्वेटिंग होगी उसकी, ठीक है। फिर पोस्टीरियर वाल के एमआई में हमारे पास जब होगा, मतलब पोस्टीरियर वाल कौन सप्लाई करता है, राइट कोरोनरी आर्टरी। उसका जब एमआई उसकी इन्फॉक्शन होगी तो हमारे पास मतलब नोसिया जैसी सिम्टम्स होगी, इंडाइजेशन हो सकता है, ठीक है। एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन हो सकती है। और उसके बाद इसकी हम ईसीजी, मतलब अब डायग्नोज पेशेंट हमारा आ गया ओपीडी या इमरजेंसी में, हमें इसको डायग्नोज करने के लिए क्या करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है, हमें बहुत जल्दी इसका डायग्नोज करना होता है। इसके लिए हमारे पास 2 ही डायग्नोसिस होते हैं, या हम इसकी ईसीजी करवा लें, ठीक है, या हम उसके जो सीरम के लेवल हैं वो देख लें। चलिए सबसे पहले हम ईसीजी को देख लें। ईसीजी को हम ना इसकी डायग्राम पे समझते हैं। मैं वो डायग्राम, जैसा कि हम सबको ये पता है, ये हमारे पास होती है नॉर्मल ईसीजी, ठीक है, जो हमने सेकंड फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है, ठीक है। अब इसमें क्या है, मोर जो सबसे जो क्लियर जो इसका फीचर होता है इसमें ये होता है कि इसमें हमारे पास एसटी सेगमेंट की ना एलिवेशन हुई होती है, ठीक है। जैसे ये एसटी सेगमेंट आपको नजर आ रहा है ना, जैसे ये इसमें थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा ऐसे है, तो इसमें हमें कंप्लीटली एलिवेशन नजर आ जाता है इसका एसटी सेगमेंट का, ठीक है। और मजीद ईसीजी में हमें फाइंडिंग क्या होगी, अक्सर इसमें मोस्ट टी जो वेव होती है वो हमारी इवर्टेड होती है, लेकिन इसमें हमें इन्वर्जन भी मिल जाती है मोस्ट केसेस में, ठीक है। उसके बाद हमें क्यू वेव का डिप्रेशन मिलता है, जो नॉर्मली बहुत कम होता है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी सीरम लेवल के, मतलब सीरम लेवल तब इंक्रीज होता है अक्सर जब हमारे पास मायोकार्डियल सेल्स की निक्रोसिस होना शुरू होता है। इसमें कुछ मैक्रोमोलिक्यूलर एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जो ब्लड के सीरम में ना उनका लेवल कुछ देर के लिए हमारे पास ना इंक्रीज मिलता है, जो हमारे लिए डायग्नोसिस हो सकता है, ठीक है। फिर उसके लिए कुछ ये हमारे पास माइक्रोमोलिक्यूल है, जिसको हम देख ले। सबसे पहले हमारे पास है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन सबसे अर्लीस्ट अपीयर होता है, ये हमें मोस्टली 2 आवर्स में इसका मतलब 2 घंटे के अंदर अंदर ये हमें नज़र आ जाता है ब्लड में, ठीक है। और जो इसका रिटर्न होता है वो होता है हमारे पास 24 आवर्स में। ये सबसे पहले अपीयर होता है हमारे ब्लड में, ठीक है, अर्लीस्ट फाइंडिंग। लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मायोग्लोबिन तो हमारे किसी भी सेल, मतलब स्केलेटल मसल्स में, ठीक है, स्मूथ मसल्स में, कहीं से भी हमारे पास ये, मतलब उसकी हर किसी की ब्रेकडाउन में ही हमें एज अ रिजल्ट मिल रहा होता है कि अगर कोई बंदा बहुत ही एक्सरसाइज करके आया है या वॉक करके आया है, मतलब कोई उसने ऐसे स्टनस एक्सरसाइज किया है, तो उसमें भी हमें मायोग्लोबिन का लेवल इंक्रीज मिल सकता है। कि ये अर्लीस्ट फीचर है, लेकिन ये हमारे पास स्पेसिफिक फाइंडिंग नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज का मतलब टेस्ट होता है, CPK-MB, ठीक है। ये मायो इससे करने से पहले ना मैं आपको ट्रोपोनिन टी और आई का बताता, लेकिन ये हमारे पास मोस्ट स्पेसिफिक होता है ट्रोपोनिन, क्योंकि हेड टू टो हमारे पास कहीं भी ये अवेलेबल नहीं होता, किसी भी मतलब बॉडी पार्ट में ये नहीं होता, सिर्फ हमारे पास जो कार्डियो के मसल्स है ना उनके पास ट्रोपोनिन होता है, ठीक है। ये सबसे स्पेसिफिक होता है, ठीक है। जो इसकी हमें पीक, इसका जो मतलब वो सी इन एट ये 2 to 4 आवर्स, ठीक है, 4 घंटे तक इसकी पीक होती है। और नॉर्मली ये 7 से 10 दिन बाद इसका मतलब रिटर्न होता है नॉर्मली। ये मतलब 10 दिन तक हम इसकी वजह से हम ना एमआई को फाइंड कर सकते हैं। CPK-MB है ना, ये हमारे पास तब ज़रूरी होता है अक्सर, है ना, जब हमें जो मतलब एमआई का पेशेंट होता है उसमें चांसेस होते हैं कि दोबारा अटैक आए, ठीक है। तो उसके लिए हमें SPK-MB करवाना पड़ता है, फिर फॉर द पर्पज ऑफ री इन्फॉक्शन, कि उसमें चांसेस तो नहीं है ये करवाने। ये भी हमें 2 से 4 घंटे में मिल जाता है, ठीक है। 4 घंटे में इसकी पीक होती है, और उसके बाद इसका जो 24 आवर में इसकी सॉरी पीक होती है, और 24 से 72 आवर में हमें ये नॉर्मल ब्लड लेवल में हो जाता है। उसके बाद एल डी एच होता है हमारे पास मोस्ट, ठीक है। LDH हमारे पास मोस्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। ये मतलब हमें 10 दिन के बाद भी ये ब्लड में मिलता है।
ओके, तो उसके बाद हम उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन तो सिंपल है, इसमें हमें अरिथमियाज हो सकती है, ठीक है, अरिथमियाज हो सकती है। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल मसल्स मतलब उसकी इन्फेक्शन वगैरह, उसकी वजह से वो कंप्लीट पंप नहीं कर पाएगा, तो हमारे पास बैक ब्लड फ्लो हो जाएगी, जिसमें पल्मोनरी एडिमा हो सकता है हमें, ठीक है। उसके साथ साथ हमें क्या एनोरिज्म हो सकता है हमारे पास, ठीक है, हार्ट फेलियर हो सकता है, और उसके बाद हमें क्या हमारे पास हार्ट मसल्स रैप्चर हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे हमारे मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ आप पढ़ लेना, ठीक है। सिनेरियो बेस्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये बुक पे लिखे होंगे, यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, तो ये आप देख लेना, ये बस एक रीड दे देना, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है। तो हमारा MI यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी इसमें मिस्टेक्स या कुछ भी मिले तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक ये पिक्चर भी इम्पोर्टेंट, जैसे ये सॉरी ये देख लें, जाते जाते ये दिखा देता हूँ आपको, जैसे ये देखें, इसमें 3 चीज़ें हमारे पास मोस्टली जो परफॉर्म होती है हमारे लैब डायग्नोसिस में, वो ट्रोपोनिन आई आई CPK-MB मायोग्लोबिन, मतलब माया, ये देखिए सबसे पहले हमारे पास कौन सा पेयर होता है, मायोग्लोबिन, ये इसकी दिखाई हुई है 2 घंटे से 4 घंटे में, फिर उसके बाद हमारे पास CK-MB है, और CK-MB के बाद हमारे पास ट्रोपोनिन आई है। एक चीज़ हमारी मिस हो गई है इसमें, CPK-MB है ना, इसकी फर्दर कुछ टाइप होती हैं, इसकी फर्दर टाइप जैसे CPK, हमारे पास CK-MM होता है, CK-BB होता है, CK-MB होता है, ठीक है। CK-MM हमारे पास होता है जो स्केलेटल मसल्स में होता है, CK-BB हमारे पास ब्रेन में होता है, CK-MB हमारे पास कार्डियक मसल्स में होता है, ठीक है। CK-MB के फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, CK-MB2, CK-MB1। CK-MB1 जो हमारे पास एक्स्ट्रा कार्डिकल मसल्स में होता है, ठीक है। CK-MB2 हमारे पास होता है मायोकार्डियल फॉर्म में या मायोकार्डियल सेल्स में। ओके, तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ ज़रूर आई होगी। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है यूट्यूब पे, इस पे शायद कुछ गलतियाँ भी हो सकती है, कुछ प्रोनाउंसिएशन में इश्यूज़ होते हैं, उसके लिए मैं आपसे सॉरी कहता हूँ, ठीक है। लेकिन फर्दर जैसे-जैसे मैं बनाता जाऊँगा मेरा एक्सपीरियंस डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं मज़ीद वीडियो बनाता रहूँ। ओके, तो आप अपना ख्याल रखिए, फॉर बेस्ट विशेस फॉर योरसेल्फ एंड प्रूफ। अल्लाह हाफ़िज़।